हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ढीले थर्ड सेमेस्टर की गणित और इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वैकल्पिक क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे और फार्मूले के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 10। इसका बोल रहा है कि गुणनखंड क्या होगा। इसका क्या बोल रहा है, गुणनखंड बताइए, गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड क्या है इसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो ये देखिए 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर, इसको जोड़े में बना लेते हैं और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिलेगा। तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है। तो जो दोनों में मिलता है उसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर से 3 घात में 2 घटाएंगे तो 1 घात बचेगी, प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2, प्लस अब जितना यहाँ पर बना है उतना इधर भी आना चाहिए, कॉमन मतलब सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा x, और 5 से 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10। ये देखिए दोनों सेम आ गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो x प्लस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5। ये जो दोनों होते हैं इसको एक कोष्ठक में और इन दोनों को एक कोष्ठक में लिखना है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर बोल रहा है कि log a की पावर 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log a की पावर 243। तो बोल रहा है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करो। तो x का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्या, log a की पावर 3 की पावर x प्लस 2 बराबर में लिखेंगे क्या, log a की पावर। अब ये 243 है, 243 आप लोग जानते होंगे, ये 243 आपका होता है 3 की घात 5। कितना होता है भाई, 3 की घात 5। इसको गुणनखंड के रूप में भी कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह के रूप में। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 3 की घात 5। अब ये आप लोग देखें log a से log a ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 3 की घात क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 3 की घात 5। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो हमारी पावर सेम हो जाती है। क्या सेम हो जाती है, पावर सेम हो जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो x बराबर क्या होगा, अब इसका 2 का पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 2, तो x बराबर क्या आएगा, 3 आंसर होगा। x बराबर 3 आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है एक कमरे का क्षेत्रफल, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया भाई, ये दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर। जो वर्ग मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। और ये क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L गुणे B बराबर क्या होगा, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ऊंचाई जो दी गई है, ऊंचाई, वो ऊंचाई कितनी है, जिसको हम h बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ऊंचाई, वो हाइट कितनी है, 5 मीटर दी गई। कितनी दी गई है, 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बोल रहा है कमरे का आयतन बताइए। तो दोस्तों कमरे के आयतन का फार्मूला क्या होता है, कमरे के आयतन का फार्मूला, कमरे के आयतन को ज्ञात करना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H, मतलब क्या बोलते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आयतन निकालना है तो L इंटू B का मान हमारा कितना दिया है, 48 तो दिया ही पहले से है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 48 गुणे H का मान दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। अब इसका गुणा करा देंगे तो 5 8 40 हासिल आया कितना, 4,
और 5 चौक 20, 4 कितना हो जाएगा 24। तो 240 मीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। क्या आएगा मीटर क्यूब। या आपके क्वेश्चन में घन मीटर दिया गया हो तो ये भी आंसर सही माना जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। लिखा हुआ है रूट है और यहाँ पर 6 लिखा है 2/5। तो कह रहे का घातांकी रूप है, का घातांकीय रूप है, घातांकीय रूप है। अच्छा देखिए दोस्तों, घातांकी रूप तो मतलब घात जो पावर आ जाती है तो उसको क्या लिख सकते हो। तो ये जो होता है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं 2/5 की घात 1/6। क्या लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रूट आता है, किसी की पावर रूट अगर है तो इस रूट का जो मान होता है ना दोस्तों, वो होता है 1/2 होता है। क्या होता है भाई 1/2 होता है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसी तरह अगर मान लो यहाँ पर 6 लिखा है तो क्या हम लिख सकते हैं, तो 1/6 नहीं लिख सकते हैं, तो वही 1/6 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a बराबर x दैट x विषम संख्या और x ग्रेटर देन 3, ठीक है, या 3 से ज़्यादा हो सकती है संख्या। और बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है 2, 3, 5, 6, 7 और 8, ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, बोला है कि b-a बताइए। क्या बताना है, b-a बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो a के जो एलिमेंट दिए गए उनको लिखेंगे। तो a के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो a के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे आ जाएंगे 3 के बाद। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या लेना है, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 तो हो नहीं सकता, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद क्या होगा, 10 नहीं हो सकता, 11 होगा, 11 के बाद क्या होगा, 12। तो ऐसे 12 नहीं होगा, 13 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये विषम संख्या लेना है हमको। क्या लेना भैया, विषम संख्या लेना है। और इसमें से क्या घटाना है, ये बी वाले एलिमेंट को लिख लो। बी वाला एलिमेंट क्या है, 2, 3, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, अब जो एलिमेंट बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, अब ये यहाँ पर देखिए लिखा है 2, तो b में a को घटाना है ना, b में a को घटाना है, ना कि a को b में घटाना है। तो देखिए b में अगर a को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लेने की ज़रूरत नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ 3 है तो 3 को नहीं लेंगे हम, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 5 है, 5 से नहीं लेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, माइनस करने में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 6, तो क्या 6 है इसमें, नहीं है, तो 6 लेना पड़ेगा हमको। 7 है, 7 नहीं लेंगे। 8 है क्या इसमें, 8 नहीं है, तो 8 वाले को ले लेंगे। तो क्या आ गया, ऑप्शन आ गया 2, 6 और 8। 2, 6 और 8 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर कोई समस्या, अगर मान लो यहाँ पर 8 होता तो 8 को भी हम काट देते। क्या करते, 8 को भी हम आप माइनस करना है। तो देखो अगर आप 8 में 8 को माइनस करते हो तो क्या आता है भाई, 0 आता है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर b पहले लिखा है तो b को प्राथमिकता देनी, अगर a पहले लिखा है तो a को प्राथमिकता देनी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा है, सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा है। अच्छा, सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी थी भैया, तो लॉविट ने दी थी। किसने दिया था, लॉविट ने दिया था, लॉविट ने दिया था। इसको याद रखना है क्योंकि देखिए ये वैज्ञानिकों के नाम है। तो जो अगर पूछा जाए सांख्यिकी की सर्वोत्तम सबसे अच्छी परिभाषा अगर किसी ने डिफाइन किया है तो हमारे लॉविट ने डिफाइन किया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी पूछा गया कि सांख्यिकी के पिता, क्या भैया पूछा गया सांख्यिकी के पिता कौन है। तो देखो
सांख्यिकी के पिता कौन है भैया? तो एकेनवाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एकेनवाल को कहा जाता है। इसको भी आप रटेंगे क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं कि सवाल लगाना है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी के पिता एकेनवाल। और सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी थी? तो लॉविट ने दी थी। बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है यदि 2, 3 और यक्स का माध्य, जो समांतर माध्य है, वो समांतर माध्य क्या दिया गया भाई? 3 है। क्या है? 3 है। तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात करो। बिल्कुल ज्ञात करेंगे, क्यों? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2, 3 x। अब देखिए, पहले बात तो हम फार्मूला एक बार लिख लेना बढ़िया से। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पद। क्या होता है दोस्तों? कुल पद। ये ध्यान होना चाहिए। तो अब समांतर माध्य क्या दिया था? देखो, समांतर माध्य दिया है 3। कितना दिया है? 3 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 हो गया। और कुल पदों का योग क्या है? देखो, 2, 3 और x। तो 2 + 3 + x, ये हमारा क्या है? कुल पद दिए गए। इनको यो जोड़ लिया हमने और बटे। अच्छा, पद हैं कितने दोस्तों? 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 लिख दो। कोई समस्या? हमें लगता है कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मानेंगे। अब तिर्यक गुणा करा देंगे। देखो, तो 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 और प्लस ये क्या है? x लिख लो। उसके बाद 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। बराबर में क्या आ जाएगा? अब ये बराबर में आएगा x बराबर 9 - 5, अर्थात इसका आंसर कितना होगा? 4 इसका आंसर होगा। कितना आएगा इसका आंसर? 4 आंसर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 9वां नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2/x माइनस का 1 + 3/1 - x बोल रहा है का मान होगा, का मान होगा। तो इसका मान ज्ञात करना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसे करना क्या, देखिए लिखा है 2/x माइनस का 1, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा निगाह डालेंगे आप लोग, तो x उधर लिखा है और 1 इधर लिखा है। तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा? ये प्लस रहेगा 3/, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा। तो अब इसको बदल दीजिए, तो ये x आगे कर देंगे और ये माइनस का 1 ले लेंगे। अब अच्छा, आप लोग जानते हो कि देखो, माइनस से माइनस को करेंगे तो माइनस का x जो प्लस का आएगा और जो यहाँ पर 1 है वो माइनस का हो जाएगा, और जिससे हमारी दोनों हर जो है वो क्या हो गए? बराबर हो गए। हमें लासा भी नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2/x माइनस का 1 ये होगा, और प्लस माइनस का आप लोग जानते हैं 3, माइनस हो जाएगा 3/x माइनस का 1। अब तो बहुत ही अच्छा सवाल बन गया भाई। कैसे बन गया? तो ये बन गया, यहाँ पर अब क्या कर सकते हो? जब हर बराबर हो तो 1 ले लिया जाता है, आप लोग जानते हैं ना, हर का लासा लिया जाता है। तो यहाँ पर एक संख्या ले लिया हमने, और ऊपर में क्या होगा? 2 - 3। तो इसको क्या लिखोगे? 3 में 2 चला गया तो 1/x माइनस का 1 ये हो जाएगा आंसर। बताओ आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल सरल तरीके से अगर आप लोग इसको चेंज नहीं करोगे तो सवाल बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखा है 10 नंबर है। इन्होंने अनुपाती पदों का गुणनफल 36 है। ठीक है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। A/B/C/D। ठीक है, जो मध्य पद हैं उसका गुणनफल क्या दिया है? 36 दिया है। तो BC बराबर क्या होता है? A/D, अंदर वाले का गुणा और बाहर वाले का गुणा, ये बराबर होता है अनुपात में। तो इसका कितना दिया मान? 36। और अच्छा, इनमें से एक पद बता दिया है कि 3 दे रहे हैं। क्या दिया है? 3, और गुणे करा दो D। तो बोल रहा है कि दूसरा बाह्य पद क्या होगा? तो दूसरा बाह्य पद निकालना, तो 36/3 बराबर D। तो 3 से हम लोग काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो D बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 12। मतलब दूसरा बाह्य पद कितना आ गया? वो आ गया 12। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन हटाते हैं।
सवाल नंबर पढ़ते हैं 13 की ओर। सवाल नंबर 11 की ओर। 11 नंबर लिखा है 3/4 की घात 2 गुणे लिखा है 3/4 की घात 10 और भाग का चिन्ह बना हुआ लिखा है 3/4 की घात 8 का मान क्या होगा। इसका मान निकालना है। तो देखो मान निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से अब देखो बेस पूरे में बेस सेम है और आपको पता होता है कि गुणा में घात जुड़ जाती है। गुणा में घात क्या होती है, घात योग हो जाती है, घात का योग होता है। और भाग में क्या होता है, तो घात जो होती है वो घट जाती, मतलब घटना, ठीक है, घात का घटना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3/4 और 2 है यहाँ पर और प्लस कर देंगे कितना 10। जब ये दोनों सेम रहे तब ये काम होगा। अगर अलग अलग है तो उनको पहले सेम बनाना पड़ेगा तब हम जोड़ सकते। बेस सेम होगा तभी ये काम होगा। अगर बेस सेम नहीं है तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ भाग करो। अब क्या हो जाएगा, लिखा है 3/4 की घात 8। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। आगे देखिए, तो 3/4 की घात कितना होगा, 10 दूनी 12 और भागे 3/4 की घात कितना है 8। अब मैंने अभी बताया जस्ट कि भाग में घातें क्या होती, घट जाती। भाग में घात क्या होती, घट जाती है। तो 3/4 लिखिए और पहले क्या लिखा है 12, तो 12 लिख दो, माइनस करके 8 लिख देना है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, 3/4 की घात 12 में 4 की 8 गया तो कितना बचेगा 4। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12। तो 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोला है कि किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ठीक है, में लगाई गई राशि दोगुनी होगी। कितनी गुनी होगी, दोगुनी होगी। तो अब किसान विकास पत्र जो होता है ना, उसमें जो राशि लगाई जाती है वो कितने वर्ष के लिए लगाई जाती है, 5 वर्ष के लिए लगाई जाती है। तो 5 वर्ष के लिए लगाई जाती है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। कितने वर्ष में होगा, 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 13 लिखा है कि ब्याज अर्धवार्षिक, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है तो दर क्या होगी, दर बताना है आपको। तो दर क्या होगी, उसमें क्या दिक्कत है। अगर देखो ब्याज जो है अर्धवार्षिक है तो वो आपकी दर जो होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है दोस्तों। क्या होती है, आधी, ठीक है। जैसे मान लो मैं 12% वार्षिक हमने बोल दिया, 12% वार्षिक लेंगे, लेकिन हमने कह दिया कि हमें अर्धवार्षिक चाहिए। क्या चाहिए, अर्धवार्षिक चाहिए। तो अर्धवार्षिक में जानते हो क्या होगा, 12%, इसमें 2 का भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6% लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 6% लगेगा, क्योंकि ब्याज जब अर्धवार्षिक, अब आप जानते हो कि साल में 12 महीने होते हैं और आधा होता है कितना, 6 महीने का। तो हमारे एक साल में कितनी छमाही हो गई, 2 छमाही हो गई, इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे और आ गया आंसर, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 14 पे बढ़ते हैं। बस इसी तरह ध्यान से बिल्कुल सवाल को देखते जाना और हल करते जाना, ठीक है। 14 नंबर सवाल में इन्होंने बोल दिया है कि कोई धन, क्या बोला है, कोई धन किस ब्याज की दर पर, किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। 12 वर्षों में दो गुना हो जाएगा या दोगुना होगा। तो देखो कितने, कोई धन है मान लो, तो माना धन बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो धन बराबर पी मान लो। अब कितने वर्षों में है, 12 वर्षों में। दोगुना कह रहा है ना, तो हमने क्या किया, देखो जो दोगुना अगर कर लोगे तो 2p आएगा, ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये आपका धन तो वही हो गया, लेकिन ये मिश्र धन आपका क्या हो गया, मिश्र धन की बात करेंगे तो 2p हो गया। अच्छा, इसका ब्याज जो निकलेगा वो ब्याज क्या आएगा, 2p माइनस का p, कितना बचेगा, केवल p बचेगा। तो साधारण ब्याज जो आएगा वो हमारा p आएगा,
यहाँ पर P X Y Z कुछ भी रखिए, ठीक है। बस ये है कि सवाल को आप क्या करें, उसको आप फॉलो करें, उसके रूल को, बस इतना चीज़ है। तो अब यहाँ से हो क्या जाएगा, अब हम करेंगे क्या, साधारण ब्याज बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय, ठीक है, और बटे क्या करते हैं 100। तो देखो साधारण ब्याज क्या दिया गया, साधारण ब्याज कितना है, ये P है, और मूलधन कितना है, मूलधन भी हमारा P है। दर कितनी होगी, दर को R लिखते हैं। समय क्या होगा, समय कितना है 12 वर्ष है, और बटे क्या हो जाएगा 100। अब P से P काट सकते कि बराबर में है, अब बटे 1 कर लो और 3 गुणा करा दो। अब देखो क्या हो जाएगा, 12R बराबर कितना होगा 100। तो R बराबर क्या लिख सकते हो, 100/12। इसको काट दीजिए, कितना आएगा 50, और इसको काटेंगे कितना आएगा 6। अब देखो 6 8 48, मतलब 8% लगभग में आएगा मान। जो आपके यहाँ पर उत्तर दिया गया है वो 8% लगभग में दिया गया है, आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 नंबर, सवाल नंबर 15। देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या है। तो सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति महीना दिया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं 1 रुपया 1 पैसा और 1 महीने के लिए। देखो 1 रुपये 1 पैसा 1 महीने के लिए ब्याज मिलता है, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने बोला कि प्रति महीने ब्याज की दर क्या होगी। तो अच्छा, जैसे मान लो 50 रुपये हो, तो 50 रुपये पर कितना मिलेगा ब्याज, 50 पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 पैसा मिलेगा। और जो साल होगा वो मान लो एक महीना होगा, 50 रुपये पे 50 पैसा 1 महीना। तो इन्होंने बोला है कि 4 महीने में कितना मिलेगा, क्या बोला, अच्छा ये 1 महीना है कि नहीं है, 1 महीना है। अगर 4 महीना हम करेंगे, 4 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 4 महीना ये हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 4 का तो गुणा होगा, 4 का गुणा इसमें कराएंगे तो 5 चौक 20, मतलब 200 पैसा। क्या बना, 200 पैसा। अब 200 पैसा को क्या लिख सकते हो भैया, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपये बराबर 100 पैसा। तो 2 रुपये बराबर क्या होता है भैया, 200 पैसा। होता है कि नहीं होता, बताओ 200 पैसा होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 रुपये आंसर आएगा। कितना आएगा, 2 रुपये आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है, बोला है कि 1000 रुपये का 10% ब्याज की दर से। देखो तो यहाँ पर मूलधन P बराबर दे दिया कितना, 1000 रुपये। ये P क्या होता है, ये मूलधन होता है हमारा, क्या है, मूलधन। जो पैसा तुम किसी से लेते हो वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, ठीक है। उसी पर ही ब्याज लगता है। और फिर दर को क्या बोलते हैं, R, रेट कितना दिया गया है, 10%। उसके बाद क्या कह रहा है, कै वर्ष के लिए। तो वर्ष मतलब समय कह सकते हो या वर्ष कह सकते हो। ये होगा हमारा कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। कितना दिया है, 2 वर्ष। तो इन्होंने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम। क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या निकलेगा भैया, 1000 मूलधन होता है गुणे दर कितनी है, 10% गुणे 2 वर्ष, और बटे क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। कितना आ गया, 10 दहाम 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ये 200 रुपये ब्याज आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n। ये P आपका मूलधन हो गया, R क्या हो गई, दर हो गई, n क्या हो गया, समय हो गया। तो बस पूरी चीज़ें रख दीजिए। देखो 1000 ये है, 1000 रख दो यहाँ पर। 1 + R का मान कितना है, 10% रख दिया। यहाँ लिख दिया 100। और n का मान कितना है, n 2 वर्ष है, 2 वर्ष कर दिया। अब इसको काट दो, कितने बार में कटेगा, 1 से 1 जीरो खत्म। तो यहाँ हो जाए कितना, 1000 गुणे 10 × 1 = 10, 1 कितना हो गया, 11/10 गुणे 11/10। अच्छा ये 2 बार क्यों लिखा, तो 2 बार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर समय कितना दिया गया, 2 लिखा है, इसलिए हमने 2 बार लिखा है। तो ये 2 से ख़त्म, ये 2 से ख़त्म। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 11 ग्राम 121, और ये 10 का गुणा, तो कितना आ गया, 1210। कितना आ गया, 1210। लेकिन हम अगर ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या निकलेगा, ब्याज की बात अगर करेंगे तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से
तो ब्याज हो जाएगा 1210 माइनस 1000, तो ये आएगा तुम्हारा 210 रुपये। अब इन्होंने क्या पूछा है कि हमारा जो साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें अंतर बताना है। तो देखो, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 रुपये और ब्याज कितना था 200 रुपये, दोनों को हटा दो, कितना आ गया 10 रुपये आ गया। कितना आया 10 रुपये। फिर से एक बार समझ लेना अच्छे से, मूलधन हमारा 1000 हो गया, दर हमारी कितनी हो गई 10%, समय कितना हो गया 2 साल। साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, 200 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होगा P1 + R बटे 100⁴n। P क्या होता है मूलधन, R क्या होता है दर, N क्या होता है समय और बटे 100। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000 मूलधन हो गया, ये 1 0 से 1 0 काटा तो 1 बचेगा ऊपर, तो 10 × 10 1 कितना होगा 11 बटे 10, 2 बार लिखेंगे 11 बटे 10, तो क्या हो गया 1210। अभी 1210 जो आया है ना, ये मिश्र धन आया है। क्या आया है मिश्र धन, तो इसको इसमें 1000 घटा देंगे तो हमारा ये आ गया ब्याज आएगा। क्या आएगा ब्याज आएगा। फिर अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना था, तो जो बड़ी वैल्यू उसमें छोटी वैल्यू घटा दी तो 10 रुपये आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या लिखा है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें देखो P जो मूलधन है वो हमारा 100 रुपये है, अभी मैंने जस्ट बताया, और जो R दिया गया वो 10% है। R क्या है 10%, और उन्होंने बोला है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, तो T समय बराबर 1 वर्ष, कितना है 1 वर्ष। तो यहाँ पर क्या करेंगे PCI बराबर क्या निकाल लेंगे P1 + R बटे 100⁴ हो जाएगी N। तो ये P का मान कितना है 100 है, और यहाँ 1 + R का मान कितना दिया गया 10 बटे 100, और N कितना हो गया 1 वर्ष। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 से ये ख़त्म करेंगे 11 बटे क्या आएगा 10, इसको काट देंगे तो कितना हो गया 11 10 110, तो 110। अब लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसका ब्याज चाहिए ना, तो ब्याज बराबर हो जाएगा क्या, ब्याज बराबर 110 माइनस 100, तो ये निकलेगा हमारा 10 रुपये। ये मिश्र धन होता है, क्या होता है मिश्र धन, इसको मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट क्या बोलते हैं अमाउंट। तो ये मिश्र धन में मूलधन घटा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या बराबर कितना 13, और माध्य बराबर कितना दिया गया है, तो ये 9 है। तो बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो योगफल बताना है हमको, योगफल क्या होगा ये बताओ। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो योगफल बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या और गुणे जो माध्य आया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे संख्या और गुणे क्या होता है माध्य, ये इतना कर दे। आज हमने अभी समांतर माध्य का फार्मूला बताया, उसी से करना है। तो 13 सटे कितना, 13 नहीं है 117, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं क्लास।